गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1896 में कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कौन सा अधिवेशन था। आरएसएस का अधिवेशन था। किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। आज हम अपने राष्ट्रगीत पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रगान भी एक कविता का एक अंश ही है, एक लंबी कविता का एक अंश है। और इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की थी। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अंबेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं? मोदी जी का अपने भाषण में ये कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ, वही कुछ भी। इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास है? अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? और मत कहिए बाकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए। सुन लीजिए, बेच लो यार, और बाकी भी बेच देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। आज मैं वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हो रही इस ऐतिहासिक चर्चा में भाग लेने के लिए अत्यंत गर्व से और नम्रतापूर्वक खड़ी हुई हूँ। महोदय, मैं उस छत्तीसगढ़ की माटी से आती हूँ जहाँ के आदिवासियों ने भी अंग्रेजों की गोलियाँ का सामना इसी वंदे मातरम के उद्घोष के साथ किया था। बंकिम बाबू के ये शब्द केवल शब्द नहीं है गीत में, बल्कि यह शक्ति मंत्र है। हर शब्द उनका शक्ति मंत्र है जिसने हमारे सोए हुए राष्ट्र को जगा दिया। एक महिला सांसद होने के नाते मैं इस गीत की भावनाओं को गहराई से महसूस करती हूँ। मेरे भी दादाजी और मेरे ससुर स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो मैंने इसे बड़े करीब से सुना है। जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो हम अपनी धरती माँ को सम्मान देते हैं, माँ का दर्जा देते हैं। वो माँ जो कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। पर बड़े अफसोस की बात कहना पड़ रही है कि आज कुछ राजनीतिक लाभ लेने के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर
इस वंदे मातरम को झगड़े में डाल दिया गया है और अक्सर यह सवाल उठाया जा रहा है कि इसे छोटा क्यों किया गया। हमारी प्रियंका जी ने इसको विस्तृत रूप से इस सदन में रखा। मुझे ज़्यादा नहीं कहना पड़ेगा, पर मैं इतना जरूर कहती हूँ कि 1937 में यह फैसला गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद की उपस्थिति में सहमति से लिया था। पहले दो अंतरे माँ भारती के प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित हैं। ये हर धर्म का व्यक्ति इसको सम्मान से गा सकता था। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र के बारे में। ये सत्र काफ़ी हंगामेदार होता दिख रहा है। पहले दिन से ही विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। SIR और चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दों को लेकर कांग्रेस व इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने जिस तरीके से सरकार को घेरा और चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है उसको संदेह के घेरे में घेरते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर जिस तरीके से संदिग्ध सवाल उठाए हैं उससे जो शीतकालीन सत्र काफ़ी हंगामेदार दिख रहा है। कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ इंडिया ब्लॉक के और भी जो सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, सब अपने अपने तर्क के हिसाब से सरकार को घेरने की पूरी तरह कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, NDA की सरकार उसका जवाब देने में कोताही कर रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी भरपूर तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं की आवाज़ को दबाने का पूरा काम किया जा रहा है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष जिस तरह ओम बिरला पहले की तरह आज भी सरकार के पक्ष की ओर झुके हुए दिखते हैं और विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विपक्ष अपनी आवाज़ को पूरी तरीके से सत्र के दौरान रख रहा है। विरोध के बावजूद सबसे पहले जो सत्र की शुरुआत हुई उसमें मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पे शक जताते हुए उनको संदेह के घेरे में रखा और कहा कि चुनाव आयोग ने आज तक नहीं बताया गया कि EVM की जो कंपनी बनाती है उसमें जो बारकोड होता है, उसका जो पासवर्ड होता है, वो क्या किस के पास रहता है, कंपनी के पास रहता है या किस संस्था के पास रहता है। उन्होंने कहा कि आज तक 4 साल हो रहा है, आज तक उनको इस बात का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर भविष्य में चुनाव की बात होती है तो EVM की जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बात को लेकर सपा सांसद और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस की इस मांग का समर्थन करते हुए मनीष तिवारी के साथ में वो खड़े दिखे। अखिलेश यादव का कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो उसकी निष्पक्षता सामने दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले 2027 में जो विधानसभा के चुनाव यूपी में होने हैं उसमें हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग उपचुनाव में जीते हैं या अन्य जगह पर जीते हैं दूसरी बार में, वो सब हारने वाले हैं। तो शब्द मात्र नहीं, एक मंत्र है। जब बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसे 1870 में रचा और जब 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे मंच से पहली बार गाया, तब ये कोई सरकारी आदेश नहीं था, ये उस समय के दबे हुए भारतीय आम जनता की पुकार थी। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम एक ऐसा राष्ट्रगीत जिसने जाति, धर्म, भाषा की दीवारों को तोड़ दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने डिवाइड एंड रूल की नीति से हमें बांटने की कोशिश की थी। ऐसी स्थिति में एक हुंकार, एक मंत्र की जरूरत थी जो पूरे देश को जोड़ दे। वंदे मातरम वही मंत्र बना। इस गीत ने अनगिनत स्वतंत्र सेनानियों को प्रेरणा दी और भारत की राष्ट्रीय पहचान तथा एकता के प्रतीक को बनाया। जब भी वंदे मातरम गुजा, परतंत्र भारत के नौजवानों में जोश भर गया, डर की बेड़ियां टूटी और मातृभूमि के लिए बलिदान का जज्बा जाग उठा। यह कोई साधारण गीत नहीं है अध्यक्ष महोदय।
देशभक्ति की चिंगारी थी जिसने विदेशी साम्राज्य की नींव को हिला दिया। अध्यक्ष महोदय, इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन इस बार किरदार बदल गए हैं। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम का ये नारा ब्रिटिश राज के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ब्रिटिश राज की इससे डरती थी क्योंकि यह नारा धर्म, प्रांत, जाति और भाषा के भेद को मिटाकर भारत को एकजुट करती थी। ब्रिटिश राज का हथियार था फूट डालो राज करो, मतलब डिवाइड एंड रूल, और आज भी देश में वही होता दिख रहा है। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा बीजेपी सरकार भी धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटकर उसी डिवाइड एंड रूल की राह पर चलती नजर आ रही है। अध्यक्ष महोदय, ब्रिटिश राज की तरह अब मौजूदा सरकार भी वंदे मातरम की सच्ची ताकत से शायद डरती है, क्योंकि नारा एकता का प्रतीक है। यही वजह है कि इन्होंने एकता को मजबूत करने की बजाय उसी नारा को इस्तेमाल कर देशवासियों को बांटने के लिए कर दिया है। ये देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटते हैं कि कौन देश को मानता है और कौन नहीं, लेकिन ये देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि जो लोग देशभक्त को सर्टिफिकेट की कैद करते हैं वो असल में देश की एकता से खौफ खाते हैं। I'm going to dissect the song stanza by stanza and demonstrate how you are butchering both the spirit and the soul of Vande Mataram. Shujalang Shupalang Balayaja Shitalang Shushamlang Mataram. Shujalam, beautiful abundant water. Over 70% of India's surface water is undrinkable today. 21 major cities, including Delhi and Bangalore, are expected to deplete their groundwater reserves by 2030. And yet, in the face of this data, the government is cutting the Jal Jeevan Mission money to all the states. Bengal itself is owed 3,000 crores in Jal Jeevan Mission money. Malayaja Shitalang, the cool fresh air. This is a joke. The AQI in the national capital raise between 800 and 1,000 routinely. Our children are choking. The elderly are dying. You know what the centre's done? The centre has exempted 78% of thermal power plants from installing key anti-polluting systems. The Environment Ministry has spent less than 1% of its 858 crore pollution fund in 24-25. Shoshoshamolam, the blessed fertility of the soil. What's the government done? The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare saw a reduction in its budget of 2.5% this year. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, meant for the poorest of farmers, suffered a cut of 3,600 crores. Shuhashining, Shumudra Bhashining, sweet smile, sweet in speech. You, the ruling party, with your hate speech, routinely call for violence against Muslims and minorities. For calls from genocide in Haridwar to open threats in rallies, you use terms like vote bank, infiltrators, goose petia, those with more children as dog whistles. Chukudang, Borodang, Mataram, give us happiness. Today, an arbitrary, hurried exercise of your design is making the Election Commission force such work pressure that BLOs are committing suicide. And what does the Election Commission say to us? They say, oh, it's in the line of duty, they should be happy doing it. ওড়িশা में এই বছরে উড়িষ্যায় ঝাড়সুগুড়া 444 জন বাংলা ভাষী পরিযায়ী শ্রমিককে অবৈধ বাংলাদেশি বলে আটক করা হয়েছে এবং এদের অধিকাংশ মুর্শিদাবাদ, মালদা, দক্ষিণ 24 পরগনা এবং আমার বীরভূমের লোক রয়েছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওখানে একজন প্রেগনেন্ট মহিলাকেও পর্যন্ত বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে, যাদের কাছে ভ্যালিড কার্ড আছে, আধার কার্ড আছে, ভোটার কার্ড আছে, তাও তাদেরকে চেক করা হচ্ছে না। ঠিক একইভাবে মহারাষ্ট্রে একজন বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিককে demand. Madam, what is your demand? Madam, what is your demand? What is your demand? চলে যাই দিয়েছে সেখানে যারা শ্রমিক রাজমিস্ত্রি কাজ করে তাদেরকে বাংলা ভাষা বলার জন্য বাংলাদেশি বলে পাঠানো হচ্ছে এবং সুপ্রিম কোর্ট অলরেডি বলে দিয়েছে যে শুধু ভাষার উপরে কেন্দ্র করে কাউকে পাঠানো যেতে পারে না। যদি প্রত্যেক माननीय श्री जुगल किशोर जी, माननीय श्री जुगल किशोर जी, माननीय श्री जुगल किशोर जी, सभापति जी, जुगल किशोर जी आप बोलिए, आप बोलिए। सभापति जी धन्यवाद आपका। आप बोलिए। आपने मुझे अपने संसदीय क्षेत्र की बात रखने का जो है वो मौका दिया। मैं महोदय आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जम्मू संभाग की ओर दिलाना चाहता हूं और जम्मू संभाग में टूरिज्म को बढ़ावा देने का आग्रह करता हूं और टूरिज्म के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा मिले, इसके लिए मैं जो है वो अपनी बात यहाँ पर रखना चाहता हूँ।
अपने काइंडली गो टू योर सीट्स, प्लीज गो टू योर सीट्स, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स. मैडम शताब्दी रे, मैडम प्लीज गो बैक टू योर सीट, प्लीज गो बैक टू योर सीट. दैट इज नॉट योर सीट, दैट इज नॉट योर सीट. प्लीज गो बैक टू योर सीट. मैडम शताब्दी रे, मैडम, डॉक्टर शताब्दी रे, मैडम, that is not your seat. Please go back to your seat. Please go back to your seat. Dr. Shatabdi Ray, I am taking your name. Madam, I am taking your name. Dr. Shatabdi Ray, please go back to your seat. Please go back to your... Dr. Vikas ji, please go back to your seat. You can't go to his seat. You can't go to his chair. আমি জানি যে কেন্দ্র সরকার তো বাংলা বোঝেন না, তবুও বাংলায় বলি যে আমি বাংলাতে বলছি, কিন্তু আমি যখন বাংলাতে বলছি হয়তো আমাকে বাংলাদেশি বলবে, কারণ বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে। দিল্লি পুলিশের কেন্দ্র সরকার একটা নোটিশে দিয়েছে যে বাংলাদেশি একটা ভাষা আছে, জানো, একটা বাংলাদেশি ভাষা বলছে, পরিযায়ী শ্রমিকরা নাকি বাংলাদেশি ভাষা বলে। আমি বাংলাতে বলছি, আমাকে হয়তো বাংলাদেশি বলে তাড়িয়ে দেবে। যাই হোক স্যার, যারা শ্রমিক, যারা কাজ করে, যারা তামাক কারখানায় কাজ করে, যারা বাড়িতে কাজ করে, তারা সবাই একটা জিনিস চায় স্যার, মাইনে, মাসে মাসে মাইনে পাওয়া উচিত। মাইনে যদি না পায় তাহলে কি করে ঘর চলবে, কি করে বাচ্চাদের বড় করবে, কি করে খাবে, কি করে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাবে? মাইনে না থাকলে কি করবে স্যার? শ্রমিকরা কি করবে যদি মাইনে পাচ্ছে না? Sir, Manrega workers in Bengal have not received their wages since 2022. Nearly 2 lakh crore is due to the state of West Bengal from the union government across various schemes.